हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा और मैं आज आपको केमिस्ट्री का अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे पिछले क्लास में हमने बात की थी सार्थक अंकों की, ठीक है। आज असार्थक अंकों को किस प्रकार से हटाया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। असार्थक अंकों को किस प्रकार से हटाया जाता है उसकी बात करने जा रहा हूँ मैं, और उसके लिए कुछ नियम होते हैं और वो नियम आपको ध्यान रखने हैं। यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 से कम अंक है, 5 से कम अंक है, तो आप क्या करेंगे कि 5 को हटा देंगे और बाकी जो संख्या बचेगी उसको एज इट इज लिख देंगे, उसको जैसा है वैसे का वैसा लिख देंगे। तो पहला नियम जो मैंने अभी आपको बताया उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने 12.321। आप जानते हैं कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है, ठीक है। अब इसको मैं कह रहा हूं कि 4 सार्थक अंकों तक सीमित करना है, तो सीमित कैसे करें? तो लास्ट में देखिए 1 है, अगर हम 1 को हटा दें तो बाकी 4 सार्थक अंक बचेंगे। तो 1 को जब हम हटाते हैं तो 1 5 से कम है, ठीक है। तो आप 1 को हटा दो, बाकी संख्या को एज इट इज लिखते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं 12.32, लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं ना। तो अब इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4। दूसरे नियम की बात करने जा रहा हूं, दूसरा नियम, और वो क्या है? यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 से बड़ा अंक है, 5 से बड़ा अंक है, तो उस अंतिम अंक को हटाने के लिए उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा 12.326 लिख दिया। तो आप देखिए इसको मैं 4 सार्थक अंकों में सीमित करूंगा। अभी इसमें 5 सार्थक अंक हैं, तो 4 तक जब सीमित करूंगा तो अंत में क्या है? 6, जो 5 से बड़ा है। तो इसको जब हम हटाएंगे तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, तो आएगा आपका 12.33। अब आप देखिए इसमें सार्थक अंक 4 हो गए और लास्ट वाले अंक को हमने हटा दिया। ये दूसरा नियम आपको ध्यान रखना है। अब मैं तीसरे नियम की बात कर रहा हूं। तीसरा नियम यह है बेटा कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो क्या करें? यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो क्या किया जाए? तो बेटा आपको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के अंत में 5 है और 5 से पूर्व अगर सम अंक है, जैसे मैंने लिखा 12.322, ये एक संख्या लिखी 12.3225, तो इसमें टोटल सार्थक अंक 6 है और मैं कह रहा हूं कि इसको आप 5 सार्थक अंकों तक सीमित करें। तो आप क्या करेंगे? तो अंतिम अंक कितना है? 5, और 5 से पहले जो अंक है वो सम है, 2 सम होता है। तो आप क्या करेंगे कि इसको 5 सार्थक अंकों तक जब सीमित करेंगे तो अंतिम अंक 5 को हटा दें और उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन ना करें, कोई चेंज ना करें, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 12.322। इसमें अब सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए। क्लियर हो गया बच्चों? अब जैसे मैं अगले नियम की बात करता हूं, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 है, कितना है? 5 है, और उससे पहले विषम अंक है, कैसा है? विषम। तो 5 को हटाते समय, अंतिम अंक को हटाते समय उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा 12.335। अब इसमें टोटल सार्थक अंक 5 है, इस 5 को हटाना है, उससे पहले विषम अंक है, कैसा है? विषम। तो आप क्या करेंगे? इस 5 को हटा दें और उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दें, अगर विषम है तो आपका आएगा 12.34। इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4। तो इस तरह से ये 4 नियम याद रखने आपको। और अगर मैं ये कहता हूं कि मान लो संख्या ये हो 12.309, तो आप क्या करेंगे?
इस 9 को हटाना है, ठीक है। तो ये 5 से बड़ा है तो आप ये लिखेंगे 12.31, यही लिखेंगे ना, 4 सार्थक अंकों में सीमित करने के लिए। और अगर वो कहता है और भी कम सार्थक अंकों में सीमित करें तो यही रूल्स को फॉलो करना है। और अगर ये संख्या है कि 12.399, तो इस कंडीशन में क्या करें, इसको मैं 4 सार्थक अंकों तक सीमित करूंगा। तो 4 सार्थक अंकों तक जब सीमित करेंगे तो लास्ट अंक 9 है, 5 से बड़ा है, उससे पहले वाले में 1 जोड़ेंगे तो देखिए 12 पॉइंट, ठीक है। अब 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 का तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब जो 10 की एक हासिल है ना वो इसके साथ चली जाएगी 3 के साथ, तो यहाँ पे अपन 4 कर देंगे। तो मैंने हर तरह का नियम असार्थक अंकों का हटाने का मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं सार्थक अंकों की जोड़ बाकी गुणा भाग की बात करने जा रहा हूं कि कैसे करते हैं। तो बच्चों अगला जो मेरा टॉपिक है वो है सार्थक अंकों संबंधित गणनाएं। सार्थक अंकों संबंधित गणनाएं। तो बेटा ये जब गणनाओं की बात करते हैं, सार्थक अंकों संबंधित गणनाओं की बात करते हैं, तो जब सार्थक अंकों को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो कुछ नियम है वो काम आते हैं, ठीक है। जोड़ने में और घटाने में एक नियम काम में आता है और गुणा करने में और भाग करने में दूसरा नियम काम में आता है। क्लियर बच्चों? तो सार्थक संख्याओं को जोड़ना व घटाना, सार्थक अंकों को जोड़ना व घटाना, ये भी लिख सकते हैं हम। तो नियम क्या है, ध्यान से सुन लें कि जब हम सार्थक अंकों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो परिणामी उत्तर आता है, जो परिणामी उत्तर आता है उस परिणामी उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, जब सार्थक अंकों को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो परिणामी उत्तर आता है उस परिणामी उत्तर में दशमलव के बाद, उस परिणामी उत्तर में दशमलव के बाद उतने ही न्यूनतम अंक होने चाहिए जितने कि जोड़ने और घटाने वाली संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक है। दोबारा से जोड़ने और घटाने का नियम सुन लें। नियम मेरा क्या है कि जब सार्थक अंकों को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो परिणामी उत्तर में दशमलव के बाद उतने ही न्यूनतम अंक होने चाहिए जितने कि जोड़ने और घटाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक होंगे, ठीक है। तो देखिए 3.52, 2.3, 6.24 इनको मैंने जोड़ा तो आंसर आया 12.06। तो परिणामी उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और जोड़ने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 1 है। तो जितने दशमलव के बाद जितने न्यूनतम अंक होंगे ना उतना परिणामी उत्तर में होना चाहिए। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हमको ये हटाना पड़ेगा 6। तो 6 को हटाएंगे तो 5 से बड़ा है, उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दो, 6 को हटा दो, तो आपका आंसर आएगा 12.1। कितना आंसर आया? 12.1। समझ में आ गया बेटा? ये पहला एग्जाम्पल था मेरा। अब दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करने जा रहा हूं। 23.4730, 23.4730 में से हम माइनस कर रहे हैं 12.11, तो आपका आंसर आया 11.3630, ये आंसर आया। अब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, न्यूनतम यहाँ तो 4 है, तो न्यूनतम तो 2 ही है ना, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? 2 अंक करने हैं। तो 0 को हटाए तो पहले तो आएगा 11.363, 0 को हटा देंगे, 5 से कम है तो बाकी राशि को, बाकी संख्या को एज इट इज लिख देंगे। अब ये 3 है, 5 से कम है तो इसको भी हटाएंगे, तो इसको बाकी राशि को एज इट इज, 6 में कोई चेंज नहीं करना, 11.36। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, तो ये आपका आंसर होगा सार्थक अंकों संबंधी माइनस करने में। आगे सुनिए, अब ये लोग 5.286 में से 4.1 तो घटा रहे हैं, तो 1.166 आ गया, 1.166। तो इसमें तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं और इसमें 3 है, तो
तो आप 6 को हटाओ, 6 5 से पढ़ा है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ना है, तो 1.17 ये आपका आंसर आ गया। 1.17 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आया? अब मैंने इनको जोड़ा, 2.935 ग्राम प्लस 28.2 ग्राम, इनको जब हम जोड़ रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, उसको जोड़ते हैं। देखिए ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, पॉइंट 10 और 1 11, 2 और 1 3, 31.135, 31.135। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक है और यहाँ पे 3 है, तो आपको 1 करना है न्यूनतम। तो 5 को हटाएंगे पहले विषम है, 5 से पहले विषम अंक है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 31.14 हो गया। अभी इसको भी हटा दें क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक रखना है, तो 4 को हटा सकते हैं, 5 से छोटा है, तो बाकी संख्या 31.1, ये आपका आंसर आ गया 31.1। क्लियर हो गया? तो ये नियम था संख्याओं को जोड़ने और घटाने का। समझ में आया बच्चों? अब मैं जो आपके सामने आगे बात करने जा रहा हूं वो ये है कि संख्याओं को किस प्रकार से गुणा करते हैं या भाग करते हैं। तो सार्थक अंकों को जब हम गुणा करते हैं और भाग करते हैं तो एक नियम दूसरा काम में आता है, और वो नियम क्या है कि जब सार्थक अंकों को हम जोड़ते हैं या सार्थक अंकों को जब हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो जो नियम काम में आता है वो क्या है। तो सार्थक अंकों का गुणा व भाग करते समय जो परिणामी उत्तर आता है उस परिणामी उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि गुणा व भाग करने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक उपस्थित होंगे। न्यूनतम सार्थक अंक, अब इसको समझने के लिए 2.210 को गुणा किया मैंने 0.011 से, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 0.024332, 0.024332। अब हमारे इसमें न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? इसमें तो 5, इसमें तो 4 5, और इसमें कितने हैं? 2। तो आपके पास 2 सार्थक अंक होने चाहिए परिणामी उत्तर में, तो इन सबको हटाना पड़ेगा। ये 2 है, 5 से कम है, इसको छोड़ दो। तो पहले 2.02433 आ गया, फिर इस 3 को हटाओ तो 2.0243 ये आ गया, फिर इस 3 को हटाओ तो आपका आएगा 0.024, क्योंकि सब 5 से कम थे तो हम हटाते चलेंगे। अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2, और इसमें भी कितने हैं? 2। तो आपका जो परिणामी उत्तर है वो 0.024 होगा। अब भाग करने की बात करें, 1.2211 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3.76 से, तो जो हमने डिवाइड किया तो आपका आंसर ये आएगा 0.324760, यही है ना। तो इसमें सार्थक अंक हमारे 3 होने चाहिए क्योंकि न्यूनतम यही है। तो इसमें तो बहुत सारे 1 2 3 4 5 6, तो अपन क्या करते हैं सबको हटाते जाओ। 0.324760, पहले तो 0 हटाया, फिर 6 को हटाएंगे तो उससे पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा, तो आपका आएगा 0.3248। अब 8 को हटाओ तो उससे पहले वाले में 1 जोड़ दो तो 0.325। अब देखिए इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3। तो हमारे भी न्यूनतम सार्थक अंक 3 ही थे, तो आपका आंसर ये सही है। इस तरह से हम सार्थक अंकों की गुणा भाग करते हैं। नियम दोनों आपको याद रखने हैं। कल मैं पीडीएफ डालूंगा और उस पीडीएफ में जो मैंने पढ़ाया वो सारे लिखे होंगे, उनको अपनी नोटबुक बना के राइट डाउन करना। अब मैं जो अगला टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है। देखिए तो बच्चों अगला जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, तो आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक संयोजन के मेन नियम तो 4 ही, कौन कौन से? पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, चौथा गुणित अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, और जो चौथा है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये 4 नियम मेन है जिनमें से एक नियम एग्जाम में डेफिनेटली आता है
उनमें से मैं फर्स्ट ले रहा हूं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसने दिया? ए लवासिए। कब दिया? 1789 में ये नियम दिया गया ए लवासिए के द्वारा। और नियम क्या है कि किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में, किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान क्रिया के बाद बनने वाले, क्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मीन कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं तो बेटा द्रव्यमान का ना तो ह्रास होता है, यानी ना तो कमी होती है, और ना ही वृद्धि होती है, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसलिए इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे मैंने CO3 को गर्म किया तो CaO प्लस CO2 बन गया, CaO प्लस CO2 बन गया। तो बेटा आपको पहले इसका द्रव्यमान देखिए, कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 गुना ऑक्सीजन का होता है 1 का 16। तो ये इसको प्लस करते हैं तो 100 आ गया। कितना आ गया? 100। अब ये बराबर किसके होना चाहिए? देखिए 40 प्लस 16, इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 56। और इसका कितना है? 12 प्लस 2 गुना 16, तो इसको मैंने टोटल किया तो 16 दूनी 32, 32 प्लस, तो देखिए इसका भी टोटल कितना आ गया? 100। ये भी 100 है और ये भी 100 है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेके इस नियम को समझा सकते हैं। और नियम क्या था कि किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में भाग लेने वाले क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान क्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसका भी द्रव्यमान 100 है और इन दोनों का प्लस किया तो भी कितना आया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। बोलिए, आ गया ना? तो दोनों का बराबर है। तो ये नियम आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ऐसे और एग्जांपल बुक्स में है, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नियम है, तो आपको ये नियम ध्यान रखना है। बोलो बच्चों, समझ में आया ये नियम? तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। और अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आपका सेकंड नियम, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सेकंड नियम है। और सेकंड नियम कौन सा है? स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम भी कह सकते हैं। स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम भी कह सकते हैं। और स्थिर संगठन का नियम क्या है मैं बता दूं, किसने दिया ये भी बता दूं। तो जोसेफ प्राउस्ट ने ये नियम दिया था। ठीक है, अब जोसेफ प्राउस्ट ने ये नियम दिया। नियम क्या है कि किसी भी शुद्ध पदार्थ या शुद्ध यौगिक के नमूने, किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से बनाया गया, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से बनाया गया हो। समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं कि किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने में, किसी भी शुद्ध यौगिक या शुद्ध पदार्थ के नमूने में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। अनुपात हमेशा स्थिर होता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से बनाया गया। जैसे मैं बात करता हूं शुद्ध जल की, शुद्ध जल, इसमें फॉर्मूला होता है H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है, तो द्रव्यमान कितना हो गया? 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इनका सरल अनुपात कितना आ गया? इनका सरल अनुपात आ गया 1:8। अब H2O को आप किसी भी विधि से प्राप्त कर ले बेटा, द्रव्यमान का अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही CO2 की बात करें तो C इसका 12 होता है और इसका 1 का 16 है, तो 2 का 32, तो 3:8 सरल अनुपात ये आ जाएगा।
इसका अनुपात ये है। ऐसे ही मैं NH3 की बात करूं, NH3 तो N अनुपात H इसका होता है 14:3, यही इसका सरल अनुपात है। तो इनको आप किसी भी विधि से प्राप्त कर लें, इनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा यही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में? मैंने आज आपको रासायनिक संयोजन के 2 नियमों की बात की, कल मैं आपके सामने बाकी नियमों की बात करूंगा। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।